हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द्रोणा एकेडमी चकरपुर कानपुर में। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन में हम पंचवर्षीय योजनाओं को समझें। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों के लिए पूर्वानुमान के साथ आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गईं उन्हें भारत की पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की बात की जाए तो इनकी शुरुआत 1951 से की गई। 1951 से लेकर अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। ठीक, साथ ही साथ ये पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लिए निर्धारित होती हैं, किंतु समय समय पर इनमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए। तो आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी उपलब्धि और बीच में अगर किसी कारणवश उन्हें रोकना पड़ा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहली बात, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है, जिसे आज वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक, वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ वार्षिक योजनाएं भी लागू की गई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई और इसे कब कब रोका गया। ठीक, इसमें भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा सफल थी, कौन सी असफल थी और कब क्या परिवर्तन किया गया। अगर बात की जाए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई और वो 1956 तक चली। ठीक, ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 तक चली और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक चली। अब सबसे बड़ी बात कि 66 में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए और हमें 3 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना रोकनी पड़ी और उनके स्थान पर हम 1 वर्षीय योजना लेकर आए, जिसे योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो वो कब से 1966 से 1967 तक, दूसरा 1967 से 1968 तक और तीसरा 1968 से 1969 तक। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम बात करें भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की। अगर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। ठीक, अब सबको पता है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए एक मॉडल होता है और एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। आप सबको याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्लियर है? अगर बात की जाए इस पंचवर्षीय योजना की, तो इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि का विकास करना था। इसके साथ भारत में सिंचाई के महत्व को बढ़ावा देना था। क्लियर है ना? इसलिए भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाएं शामिल की गई जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो पूछा जाए कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। विकास या उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना और सिंचाई को महत्व देना। ठीक, इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा परिवर्तन 1952 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किया गया, तब काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। अब एक बड़ी बात आ गई कि पंचवर्षीय योजना बनाई तो योजना आयोग के द्वारा जाती हैं, किंतु इन्हें अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो बता दें, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई तो योजना आयोग के द्वारा जाती हैं, किंतु योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा मिलती है। क्लियर है? अब आगे बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना
जो भी आपने पढ़ा किस मॉडल पर आधारित थी, तो कृषि और सिंचाई के मॉडल पर आधारित थी। और विकास करने के लिए मॉडल कौन सा था, हेरोल्ड ओमर मॉडल था। और क्या उद्देश्य था, तो कृषि एवं सिंचाई का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हमने कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जिनके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है ना। पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई उसे हम भाखड़ा नागल बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी पंचवर्षीय योजना में दूसरी जो बनाई गई उसे दामोदर घाटी बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो है वो हीराकुंड बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात करें तो भाखड़ा नागल जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। दामोदर बांध दामोदर नदी पर बना हुआ है, जबकि हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध से लाभान्वित होने वाले राज्यों में पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। जबकि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, जबकि हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में स्थित है। क्लियर। अगर बात की जाए भाखड़ा नागल बांध परियोजना की, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना या भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। और साथ ही साथ यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक, याद रखना है, हमने बोला है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ना कि हमने बोला है भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, भारत का सबसे गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध में क्या होता है, हम किसी भी बांध को कंक्रीट द्वारा निर्मित करते हैं और उसको खंडों में विभाजित करते हैं। और भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। ठीक, अब बात करें हीराकुंड बांध की, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। साथ ही साथ यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। भारत के अलावा ये विश्व का भी सबसे लंबा बांध है और जिसकी लंबाई जो है वो 25.7 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 25.8 मिलेगा, 25.7 किलोमीटर या लगभग 16 मील के आसपास है। आप इसकी लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्लियर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से बांध बनाए गए, भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड। हीराकुंड किस राज्य में, उड़ीसा में। किस नदी पर, महानदी पर। दामोदर किस नदी पर, दामोदर नदी पर। लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड। भाखड़ा नागल की बात की जाए तो सतलज नदी पर। मुख्य रूप से ये निर्मित कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश से। तो ये आपकी कुछ बातें हो गई जो आपकी किससे संबंधित हैं, पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1951 से 1956 तक। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। ठीक, दो चीजें, मॉडल क्या था और इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल निर्धारित था वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। अब पीसी का फुल फॉर्म प्रशांत चंद्र महालनोबिस, आपको मोस्टली पीसी महालनोबिस मिल जाएगा। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल निर्धारित था या मॉडल आधारित था वो किस पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस। इस सबसे बड़ी बात कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो भारी उद्योग को विकास देने पर जोर दिया गया। ठीक, इसके तहत भारत में कुछ बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। जैसे आपको पता है कि भारत में काफ़ी मात्रा में लौह इस्पात निकलता है, तो जो भारत में 3 बड़े संयंत्र लगाए गए ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। लौह इस्पात संयंत्र जो लगाए गए हैं वो किस राज्य में हैं और किसके सहयोग से लगाए गए हैं, तो इनको भी हमें पढ़ने के साथ अभी इनको याद भी करना है यहाँ पे। ठीक, तो जो सबसे पहले बात करें तो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 3 बड़े लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए उनमें पहला था दुर्गापुर, दूसरा था राउरकेला और तीसरा था भिलाई। ठीक, कौन कौन से, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। ठीक, दुर्गापुर जो है वो आपके वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर से पढ़ेंगे, दुर्गापुर किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, यहाँ पे हम सही करेंगे इसको,
ये ब्रिटेन के सहयोग से होगा। किसके सहयोग से होगा? तो ब्रिटेन के सहयोग से होगा। दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक। दूसरा राउरकेला किसके सहयोग से? तो आपकी जर्मनी के सहयोग से। और तीसरा भिलाई किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। क्लियर है ना? पहला दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। अब हमको याद करना है। सबसे पहले नाम आया दुर्गा, तो दुर्गा से हमें याद आया दुर्गा देवी। ठीक। तो अगर देवियों में देवी अगर दुर्गा हैं तो देशों में देश कौन सा है? ब्रिटेन है, क्योंकि सारे देशों पर राज करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो अगर देवियों में देवी दुर्गा देवी है तो देशों में देश कौन सा है? ब्रिटेन। यानी दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से लगाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। फिर सबसे बड़ी बात, आज भिलाई यानी भलाई के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो रूस के द्वारा। जैसे सोवियत संघ के नाम से आप जानते हो, भिलाई के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो रूस के सहयोग से। ऐसे आपको याद रहेगा। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। ठीक। सबसे बड़ी बात, इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य कि सभी व्यक्तियों को समानता का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक। इस जो पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक यातायात व संचार को भी बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई और इस पर कुल जीडीपी का लगभग 28% व्यय किया गया। ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, पर एक चीज़ याद रखना है, किस मॉडल पर आधारित था और उद्देश्य क्या रखा गया था। ठीक। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था उससे कुछ कम हासिल हुआ। जीडीपी का लक्ष्य था 4.5% का और हम नियर अबाउट 4.21% के समथिंग पहुंचे थे। ठीक। इन तीन आपकी स्टील प्लांट के अलावा सबसे बड़ी बात कि 2 रेलवे से संबंधित बड़े कारखाने, इंटरगल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक। सबसे बड़ी बात कि इंटरगल रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो आप सबको पता है पेराम्बदूर में है। कहाँ पे है? पेराम्बदूर। और वो है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। यहाँ पे क्या होता है? तो अभी आपको पता होगा हाल ही में इंटरगल कोच फैक्ट्री विश्व की सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री भी बन गई। चितरंजन लोकोमोटिव की बात की जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है ना पॉइंट? इंटरगल रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बदूर तमिलनाडु। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वेस्ट बंगाल। इनकी भी स्थापना कब की गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो एक बार फिर से देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से 56 से 61 तक। मॉडल क्या? पीसी महालनोबिस। ठीक है। उद्देश्य क्या? भारी उद्योग को बढ़ावा देना। क्या स्थापित किया गया? तो 3 बड़े स्टील प्लांट स्थापित किए गए। और क्या स्थापित किया गया? तो रेलवे से जुड़े 2 बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की गई। तो ये आपकी थी प्रमुख द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्टली आपको इसमें करा दिए गए हैं। एक चीज़ याद रखना, जितने भी स्टील प्लांट हैं वो किसके सहयोग से स्थापित किए गए, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। ठीक। तो जैसा कि अभी पढ़ा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 तक, तो और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। ठीक। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण करती है। अभी आगे बताएंगे क्या होता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विकास करना था। बहुत पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास करना था आत्मनिर्भरता के साथ। आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विकास करना तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक। अगर बात की जाए इस पंचवर्षीय योजना की तो यह भारत की सबसे अधिक असफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक। अभी बताएंगे इसकी असफलता के कारण क्या थे। तो ये सबसे ज़्यादा असफल पंचवर्षीय योजना थी। इसकी असफलता के प्रमुख 3 कारण थे, क्योंकि जब 1961 से 1966 का दौर था तो भारत में 3 बड़ी घटनाएं घटी। पहला,
1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया। क्लियर। उसके बाद दूसरा 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया। और तीसरा 1966 में भीषण सूखा पड़ा। फिर से, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 में। भारत पाक का युद्ध कब हुआ? 1965 में। भीषण सूखा कब पड़ा? तो 1966 में। इन तीन बड़े प्रमुख कारणों के कारण भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे ज़्यादा असफल परियोजना मानी जाती है। ठीक। अब हुआ क्या क्या? तो सबसे बड़ी बात तो आपने पढ़ा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। कौन कौन से बताए थे? तो आपको याद होगा, दुर्गापुर, दूसरा राउरकेला और तीसरा भिलाई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक नए स्टील प्लांट को स्थापित किया गया जिसे आप बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। क्लियर। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया और ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। तो पूछा जाए कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो झारखंड में। क्लियर। इस सत्र के कारण हमारी आर्थिक गतिविधि जो थी वो पूर्ण रूप से रुक गई और हमारा भुगतान संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण हमें मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। ठीक। इसके कारण हमें आगे आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को रोकना पड़ा। अब हमें एक चीज़ नई मिली, मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? तो 1966 में। इसके अलावा भारत ने अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है। वो वर्ष हैं 1949, 1966, 1949, 1966 और 1991। पूछा जाए मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया? 1949, 1966 और 1991। क्लियर है। बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की स्थिति बिगड़ने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को रोका गया और उनके स्थान पर एक वार्षिक योजना बनाई गई जिनको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं या प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात की जाए योजना अवकाश की, तो योजना अवकाश में पंचवर्षीय योजना को रोका गया और अपने हिसाब से आगे के कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आई कि भारत में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं सबसे ज़्यादा असफल रही? तो सबसे ज़्यादा कौन सी थी? 3 नंबर। इसके अलावा और कौन कौन सी असफल रही? तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। याद रखने का तरीका, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को आप जब काउंट करोगे तो संख्या आएगी 9। कौन सी आएगी? 9। अगर 2, 3, 4 इधर क्रम की हैं तो इधर भी आप 3 आगे बढ़ाओ, 9, 10 और 11। तो पूछा जाए भारत की कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं असफल पंचवर्षीय योजनाएं थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सब का योग आएगा 9। तो 9वीं, 10वीं और 11वीं। क्लियर है। सबसे ज़्यादा कौन सी असफल थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे ज़्यादा असफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक। अब अभी बताया था कि इसमें क्या था, तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विकास। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर निर्धारित थी, दूसरी उद्योग पर निर्धारित थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोनों को मिलाया गया, कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता प्रदान की गई। ठीक। अभी बताया था कि इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में एक स्टील प्लांट लगाया था। तो अब आपको याद रखना है कि भारत में कितने स्टील प्लांट आप पढ़ चुके? 4। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और चौथा कौन सा मिला? बोकारो। ठीक। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? पहला दुर्गापुर, ऑप्शन दूसरा राउरकेला, तीसरा भिलाई और चौथा आपका बोकारो। तो आप सबने पढ़ा है कि पहले वाले 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के थे, बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में है। तो हमें किस पे टिक करना होगा? बोकारो पे टिक करना होगा। ठीक है ना। अब इसकी असफलता का आप अनुमान लगाइए कि इसमें जीडीपी का लक्ष्य जो था वो 5.6% रखा गया, किंतु जो प्राप्ति हुई वो केवल 2.72% की हुई। ठीक है। अभी आगे और बात करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें और क्या क्या काम करने पड़े। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में।
FCI 1965 में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1965 में हुई। ठीक, अभी हमने आपको बताया था पीछे कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो किसका अनुसरण करती है? तो ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण करती है। पहली और दूसरी व तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसका अनुसरण किया गया? तो ट्रिकल डाउन थियरी। ये क्या है? तो हमें ये निर्धारित करना पड़ा कि हम भारत में निवेश को बढ़ावा देंगे, साथ ही जो नई कंपनियां स्थापित होंगी उनसे कर कम वसूला जाएगा। क्लियर है ना? तो पहली, दूसरी और तृतीय पंचवर्षीय योजना किसका अनुसरण करती है? तो ट्रिकल डाउन थ्योरी का करती है। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? तो निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। पूछा जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1965 में की गई। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से हम रिवीजन करेंगे। पूछा जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1966 से 1961 से 1966 तक। इसका उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता के साथ क्या करना? आर्थिक विकास। कैसी परियोजना थी? तो भारत की सबसे ज़्यादा असफल पंचवर्षीय योजना थी। क्या हुआ? तो बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया झारखंड में। और क्या हुआ? तो इसी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ और भीषण सूखा पड़ा। इसके फलस्वरूप 1966 में हमें क्या करना पड़ा? तो मुद्रा का क्या करना पड़ा? अवमूल्यन करना पड़ा। ठीक, आगे आओ। फिर की क्या हुआ? तो प्लान हॉलीडे करना पड़ा। कब से कब तक चला? 1966 से 1969 तक चला। मुद्रा का अवमूल्यन कब कब हुआ? 1949 में हुआ, 1966 में हुआ और 1951 में हुआ। ठीक, बात की जाए प्रमुख असफल पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी थी? 2, 3, 4। इनका योग करेंगे तो आएगा 9। 2, 3, 4 तो 9, 10 और 11। ये भारत की 6 प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा असफल रहीं। उनमें सबसे ज़्यादा असफल कौन सी थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, तो ये आपकी हो गई तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग आगे बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो प्लान हॉलीडे किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद अब हम बात करते हैं वार्षिक योजना की, या जो 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई उन्हें प्लान हॉलीडे का नाम दिया गया। क्लियर है? प्लान हॉलीडे में इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक था। ठीक, इसे योजना अवकाश से प्लान हॉलीडे कहा गया। इन 3 वार्षिक परियोजनाओं की कुछ उपलब्धियां थीं। उसमें सबसे पहले 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत हुई। तो पहला में पॉइंट याद रखना क्या हुआ? तो लीड बैंकिंग योजना। अभी इसको आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो 2 बड़ी चीज़ें हमें मिली। 3 वार्षिक योजना प्लान हॉलीडे के नाम से जानी जाती है। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। क्या क्या हुआ? तो लीड बैंकिंग योजना और दूसरा क्या? तो हरित क्रांति की शुरुआत। अब हम लोग बात करते हैं लीड बैंक योजना 1969। ठीक, इसमें हुआ क्या कि नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक जिले की एक बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया गया। अब होता क्या था इसमें? तो जो लीड बैंक थी वो जिले की सभी बैंकों में अग्रणी मानी जाती थी और ये अपनी सूचनाओं को आरबीआई तक पहुंचाती थी। तो इसके तहत प्रत्येक जिले की कोई एक ऐसी बैंक जिसका संबंध डायरेक्ट आरबीआई से हो गया, ऐसी बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक, तो फिर से एक बार देखते हैं लीड बैंक परियोजना कब आई, लीड बैंक योजना कब आई? जब 3 वार्षिक योजनाएं या प्लान हॉलीडे चल रहा था। किस वर्ष आई? तो 1969 में आई। किस समिति के आधार पर? तो हमें एक समिति याद रखी, नरीमन समिति के आधार पर। ठीक, इसके अलावा फिर अभी आपको बताया था कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब हम लोग बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो योजना अवकाश के समय ही 1967 से 68 के बीच में सबसे बड़ी बात, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई। हरित क्रांति था क्या, इसका प्रभाव क्या हुआ, इसके बारे में 2 लाइनें देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हरित क्रांति का जो आधार था वो उन्नत बीजों को माना गया। यानी अब कृषि में
काफ़ी मूलभूत परिवर्तन हुए और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम वार्ड ने किया था। क्लियर है ना? हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? शब्द जो प्रयोग किया था वो विलियम वार्ड ने किया था। जबकि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे एक, और इनको ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारे लिए जो जरूरी है, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्लियर है ना? कब प्रारंभ हुआ हरित क्रांति? 1967-68 में। किस भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना गया? तो MS स्वामीनाथन को। किसको माना गया? MS स्वामीनाथन को। क्या आधार माना गया? तो बताया गया उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। अब हम लोग देखेंगे हरित क्रांति का भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, और कुछ इसके प्रयोग जो थे वो सफल हुए और कुछ असफल हुए। भारत में हरित क्रांति देखी गई वो क्षेत्रीय असमानता के अंतर्गत फसलों की असमानता। भारत में जो हरित क्रांति थी वो क्षेत्रीय असमानता देखी गई और फसलों में भी इसकी असमानता देखी गई। क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो इसके तहत जो मध्य का भाग था, यानी यूपी है, और एक तरह से उत्तर और मध्य के भाग में तो इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे यूपी है, MP है, पंजाब आदि क्षेत्रों में तो इसको बढ़ावा दिया गया। वहीं केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक आदि में इस क्रांति का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप एक क्षेत्रीय असमानता निकल के आई कि यूपी, MP और पंजाब आदि क्षेत्रों में तो इसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया, पर दक्षिण भारतीय राज्यों में इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप फसलों में असमानता हो गई। जैसा आपको पता है कि गेहूं जो है वो दक्षिण भारत की उत्तर भारत की प्रमुख फसल है। तो जो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा वो गेहूं और धान की फसल पर पड़ा, जिसको आप धान चावल के रूप में जानते हो। गेहूं और धान की फसलों पर इसके सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जबकि दलहन और तिलहन पर इसका उल्टा या नकारात्मक प्रभाव देखा गया। जैसा कि पता है हरित क्रांति पे पूरा फोकस हमारा गेहूं और धान की उन्नत बीजों पर था, इसीलिए जो दलहन और तिलहन थी ऐसी फसलों पर नकारात्मक वृद्धि देखी गई। ठीक, इसके अलावा सबसे अधिक जो लाभ हुआ था वो गेहूं की फसल को हुआ था। किसको हुआ था? गेहूं की फसल को हुआ था। और हानि किसको हुआ? तो तिलहन को हुआ। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। हरित क्रांति का प्रभाव क्या था? तो सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा और सबसे ज़्यादा नकारात्मक किस पर पड़ा? तिलहन पर। सबसे ज़्यादा आप सबको पता है कि भारत सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाता है? तो भारत लगभग 46% चावल उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? लगभग 21% के आसपास गेहूं उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? गेहूं। ठीक, गेहूं जो है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत की फसल है। तो ये आपकी हरित क्रांति के प्रभाव थे कि हरित क्रांति में क्या हुआ। तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव पड़ा? तो गेहूं पर। और सबसे जो नकारात्मक या सबसे हानि किसको हुई? तो तिलहन को हुई। तो एक बार हम लोग जल्दी से देखेंगे। तीन वार्षिक जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या क्या था। 3 वार्षिक पंचवर्षीय योजना जो थी उसे प्लान हॉलीडे कहा गया। कब से कब तक चला? 1966 से 1969 तक चला। लीड बैंकिंग योजना किस समिति की सिफारिश पर? नरीमन समिति की सिफारिश पर। कब आई? तो 1969 में आई। क्या था? तो जिले की किसी एक बैंक को क्या देना? अग्रणी बैंक का दर्जा दे देना। इसके अलावा हरित क्रांति आई 1967-68 में। ठीक, कहीं कहीं आपको 66-67 भी मिल जाएगा और कहीं कहीं 67 और 68 मिल जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना गया? MS स्वामीनाथन को। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर देखा गया? गेहूं की फसल पर। और क्या? और सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? तिलहन पर। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उत्पादित होती है? तो चावल की, और गेहूं दूसरे नंबर पे आता है। ठीक, तो ये आपकी 3 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वार्षिक योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम अगले वीडियो में चौथी, 5वीं, 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।